नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मौर्य आप लोगों का इलाहाबाद कैंपस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इकोनॉमी के एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां पे काफ़ी गलत हो जाते हैं। कई बच्चों ने हमसे मांग की कि सर आप इस टॉपिक पे कुछ वीडियो बना करके डालें, जिससे कि हम लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो वो चीज़ें दूर हो सके। तो आज वह टॉपिक दोस्तों है मुद्रा का अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन ऑफ मनी। डीवैल्यूएशन ऑफ मनी, मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है और उसके क्या इम्पैक्ट हैं। इसके साथ में आप देखेंगे मुद्रा का ह्रास, डिप्रिसिएशन क्या होता है, मुद्रा का अधिमूल्यन, ओवर वैल्यूएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है। इस सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन किसे कहा जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन जानने से पहले आप लोग थोड़ा सा जानें कि मुद्रा की विनिमय दर क्या होती है। एक्सचेंज रेट ऑफ मनी। जब कोई देश अपनी मुद्रा के बदले अन्य देश की मुद्रा का जितना भुगतान करता है, जो त्याग करता है, उसे उस देश की मुद्रा के सापेक्ष उसकी विनिमय दर कहा जाता है। जैसे $1 बराबर 70 रुपये, यह डॉलर के सापेक्ष रुपए की विनिमय दर है। अब हम लोग देखते हैं मुद्रा का अवमूल्यन किसे कहते हैं। जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य अन्य देश की किसी मुद्रा के सापेक्ष या सोना के सापेक्ष या एसडीआर के सापेक्ष या डॉलर के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष कम कर देता है, तो इस प्रक्रिया को मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया एसडीआर। एसडीआर क्या होता है हम लोग बात करेंगे। एसडीआर बस संक्षेप में ध्यान में रखें कि एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक मुद्रा है जो भौतिक रूप से प्रचलन में नहीं होती है। इसकी एंट्री सिर्फ कागजों पर होती है, इसीलिए इसे कागजी मुद्रा भी कहा जाता है। वर्तमान में एसडीआर का मूल्य 5 देश की मुद्राओं के आधार पर निर्धारित होता है। तो बस आप ध्यान रखें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक मुद्रा है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य जानबूझ करके कम करता है, तो इसे क्या कहते हैं? मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा के अवमूल्यन का इम्पैक्ट क्या होता है? मुद्रा के अवमूल्यन का अगर इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि उसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन से पहला इम्पैक्ट है, हम लोग देखेंगे, पहला इम्पैक्ट है निर्यात बढ़ जाता है। या हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट इंक्रीज कर जाता है। और दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है? आयात कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए किसी देश की मुद्रा का जो विनिमय दर है, मान लीजिए भारत का रुपए की विनिमय दर डॉलर के सापेक्ष $1 बराबर 70 रुपये। अब जब भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, इसका मतलब क्या कर दिया? $1 बराबर अब इसने 100 रुपये का। दोस्तों, जब हम किसी देश की मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा का मात्रा ज़्यादा भुगतान करते हैं, तो इसका मतलब हमारी मुद्रा की वैल्यूएशन क्या हो गई? कम हो गई। तो जब मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, भारत ने किया, तो ये क्या हुआ?
$1 बराबर पहले 70 रुपये था, अब क्या हो गया, $1 बराबर 100 रुपये हो गया। अब निर्यात हमारा कैसे बढ़ता है? पहले क्या था कि कोई भी विदेशी $1 लेकर के आता था और उससे वह 70 रुपये भारत का प्राप्त करता था और भारतीय बाजार से 70 रुपये की वस्तुओं को खरीदता था। मुद्रा के अवमूल्यन से भारत के रुपए की विनिमय दर डॉलर के सापेक्ष 100 रुपये। तो अब क्या करेगा, वह $1 ही ला करके आएगा और भारत का उससे 100 रुपया प्राप्त होगा और वह भारत के बाजार से 100 रुपये की वस्तुओं को परचेज करेगा। इसका मतलब हुआ पहले की तुलना में वह ज़्यादा वस्तुओं को परचेज कर रहा है, इसलिए वह अधिक से अधिक वस्तुओं को परचेज करेगा क्योंकि भारत की वस्तुएं उसे सस्ती लगने लगेगी। और इस प्रकार वह जब ज़्यादा परचेज करेगा, ज़्यादा लोग परचेज करेंगे, तो हमारा जो निर्यात है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आयात हमारा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब रुपए की और डॉलर की विनिमय दर 70 रुपये थी, तो 70 रुपये से हम किसी $1 की वस्तु को परचेज करते थे। लेकिन जब मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, तो अब $1 की वस्तु को परचेज करने के लिए हमको कितने का भुगतान करना होगा दोस्तों? 100 रुपये का। इसका मतलब यह हुआ कि पहले की तुलना में हमें 30 रुपये अधिक का भुगतान करना होगा, जबकि विदेशी वस्तु की मात्रा $1 की ही है। हमें ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा और हमें वो वस्तु महंगी लगेगी और इसलिए हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे आयात भी कम हो जाएगा। मुद्रा के अवमूल्यन से एक तीसरा इम्पैक्ट देखते हैं, वह है विदेशी ऋण के भार में वृद्धि। मुद्रा के अवमूल्यन से क्या होगा, विदेशी ऋण के भार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कैसे? सपोज कीजिए $1 बराबर 70 रुपये था, तो हम लोगों ने क्या किया कि $1000 ऋण प्राप्त। अब 1000 ऋण का भुगतान करने के लिए हमको, जब $1 बराबर 70 रुपये है, तो हमको देना कितना होगा, 1000 को हम 70 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 70,000 रुपये का भुगतान करके हम $1 के ऋण को भुगतान कर सकते हैं। लेकिन मुद्रा के अवमूल्यन के बाद अब रुपए की विनिमय दर डॉलर के सापेक्ष 100 रुपये हो गई, तो अब $1 $1000 का भुगतान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 1,00,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले की तुलना में हमें 30,000 रुपये अधिक का भुगतान हम करेंगे, तब जाकर के हमारा $1,000 का ऋण क्या होगा, भुगतान किया जा सकता है। इसलिए हमारा जो विदेशी ऋण के भार में क्या हो जाती है, तो वृद्धि हो जाती है। ये इसके इम्पैक्ट थे। यहीं पे आपको ध्यान में रखना है, मुद्रा का ह्रास, डिप्रिसिएशन ऑफ मनी। मुद्रा का ह्रास क्या है दोस्तों? जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य जानबूझ करके कम नहीं करता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा वो कम हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को मुद्रा का ह्रास कहते हैं। अब ये दिमाग में आता होगा कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार, कोई वहाँ पे मार्केट नहीं लगा है। आप कैसे समझ सकते हैं? किसी भी देश को किसी भी देश की मुद्रा की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमको उस देश की मुद्रा से उसकी या किसी अन्य देश की वस्तुओं को परचेज करना होता है। अब जिसकी भी रुपए की
डिमांड होगी, उसका मूल्य बढ़ेगा। और किसके रुपए की डिमांड ज़्यादा होगी? जिसकी वस्तुएं अच्छी होंगी। सब कुछ कीजिए, कोई ऐसा देश है जिसकी वस्तुएं अच्छी नहीं है, अच्छी गुणवत्ता युक्त नहीं है और उसकी वस्तुएं अपेक्षाकृत महंगी हैं, तो उसकी वस्तु को कोई परचेज नहीं करेगा। कम से कम लोग लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे देशों की जो मुद्रा की डिमांड है वो कम होगी, और कम जब होगी तो उसके मूल्य भी क्या होगा? अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष कम निर्धारित होगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुद्रा का ह्रास। अब बात आती है ओवर वैल्यूएशन और एप्रिसिएशन। ओवर वैल्यूएशन ऑफ मनी और एप्रिसिएशन ऑफ मनी, इन दोनों के लिए हिंदी में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह है मुद्रा का अधिमूल्यन। मुद्रा का अधिमूल्यन ये क्या होता है? अभी तक आप लोगों ने देखा कि मुद्रा का मूल्य कम है। जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है तो उसे मुद्रा का अधिमूल्यन कहते हैं। हिंदी में दोनों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, मुद्रा का अधिमूल्यन। जब कोई देश जानबूझ करके अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ाता है तो उसे ओवर वैल्यूएशन ऑफ मनी कहते हैं। ध्यान रखिए। और जब बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा, कहां पे? अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा किसी देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है तो उसे एप्रिसिएशन ऑफ मनी कहते हैं। डिप्रिसिएशन का अपोजिट एप्रिसिएशन, और डिवैल्यूएशन का अपोजिट क्या होता है? ओवर वैल्यूएशन। इस चीज को ध्यान में रखिए। तो जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष, डॉलर के सापेक्ष, सोना के सापेक्ष या पाउंड के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष अगर बढ़ जाता है तो उसे मुद्रा का क्या कहते हैं? अधिमूल्यन कहते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका ठीक इसका अपोजिट होगा। हम लोग थोड़ा सा समझ लें। मुद्रा के अधिमूल्यन से हमारा निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारे आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए पहले रुपए की विनिमय दर $1 बराबर 70 रुपये थी, अब अधिमूल्यन हो जाने से $1 बराबर क्या हो जाएगा? 50 रुपये। अब यहाँ पे जब $1 बराबर 50 रुपये होगा तो यहाँ पे दोस्तों निर्यात क्या होगा? पहला इम्पैक्ट अधिमूल्यन से निर्यात हमारा घट जाएगा। हमारा आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयात बढ़ जाएगा। विदेशी ऋण के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विदेशी ऋण के भार में वृद्धि हो जाएगी। विदेशी ऋण के भार में क्या हो जाएगी? वृद्धि। ये 3 इम्पैक्ट अधिमूल्यन से। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कैसे। जब $1 बराबर 70 रुपये था तो कोई विदेशी आकर के $1 से 70 रुपये की वस्तु को ले जाता था। अब मुद्रा का अधिमूल्यन हो जाता है तब वही विदेशी आएगा $1 लेकर के। अब विनिमय दर क्या हो गई? $1 बराबर 50 रुपये, तो उसे $1 से 50 रुपये की ही वस्तु प्राप्त होगी। इसका मतलब पहले की तुलना में उसे $1 में कम वस्तुएं मिलेंगी, तो उसके लिए भारतीय जो वस्तुएं हो जाएंगी वो क्या लगेंगी? महंगी हो जाएंगी। और जब भारतीय वस्तुएं महंगी होंगी दोस्तों तो उसकी डिमांड को क्या कर देगा? कम कर देगा। और जब डिमांड कम होगी तो हमारा निर्यात क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
आयात हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि भारतीयों के लिए विदेशी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। पहले हमें $1 की वस्तु खरीदना था तो 70 रुपये का भुगतान करना होता था। अब $1 की वस्तु खरीदना है अधिमूल्यन के बाद तो क्या होगा, हमको 50 रुपये में ही वह वस्तु मिल जाएगी। इसका मतलब 20 रुपये की हमारी सेविंग हो जाएगी। तो ये होगा कि चलो विदेशी वस्तुएं सस्ती हो गई हैं तो अधिक से अधिक खरीद लिया जाए। तो इस तरीके से जब विदेशी वस्तुओं का हम डिमांड ज़्यादा कर देंगे तो हमारा आयात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोस्तों विदेशी ऋण के भार में क्या हो जाएगी, यहाँ पे कमी आ जाएगी। पहले क्या था, जैसे $1 बराबर जब 70 रुपये था तो हम लोग क्या करते थे, $1 का मतलब $1000 का भुगतान करने के लिए हमको क्या करना होता था, 1000 गुणे 70 रुपये देते थे तो 70,000 रुपये में हमारा $1000 का क्या है, ऋण का भुगतान हो सकता है। लेकिन अब मुद्रा के अधिमूल्यन से क्या होगा, मुद्रा के अधिमूल्यन से अब हमको $1000 का भुगतान करना है तो हमको क्या होगा, 1000 गुणे 50, इसका मतलब हमें 50,000 रुपये का भुगतान करके हम $1000 का भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब हमको पहले की तुलना में 20,000 रुपये का कम भुगतान करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा जो विदेशी ऋण का भार है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये था आज आपका मुद्रा का अधिमूल्यन क्या होता है, अवमूल्यन क्या होता है, इसको आप लोगों ने अच्छे से समझा। दोस्तों एक चीज़ें और भी यहीं पे आपको और क्लियर करना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो है अक्सर क्वेश्चन यहाँ पे भी गलत हो जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोगों को डाउट कर जाती है। क्वेश्चन की प्रवृत्ति को समझिएगा, अगर क्वेश्चन जैसा पूछे वैसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार किया गया माना जाता है और ऑप्शन में हो आपको 2 बार, दूसरा ऑप्शन 3 बार, तीसरा ऑप्शन 4 बार और चौथा ऑप्शन आपका 5 बार, तो कितनी बार किया गया माना जाता है। तो दोस्तों कितनी बार किया गया माना जाता है, तो 3 बार। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि 1991 के को छोड़ दिया जाए तो मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ, तो वहां पे 2 बार। और वास्तव में मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार किया गया, वास्तव में रियल में कितनी बार किया गया, तो जब वास्तव में कितनी बार किया गया तो उसका आंसर होगा 2 बार। ऐसा क्यों? दरअसल में भारत में मुद्रा का अवमूल्यन दोस्तों पहली बार 1948 में किया गया, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद हमें विदेशी मुद्रा की काफ़ी रिक्वायरमेंट थी, तो मुद्रा का अवमूल्यन करके विदेशी मुद्राओं का अर्जन किया गया था। दूसरी बार भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 1966 में, जब हमारा देश तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है एक इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया था। हमारा देश तीसरी पंचवर्षीय योजना में 2 युद्धों पाकिस्तान और चीन से युद्ध किया था, जिसके कारण हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी और वहाँ पर फिर विदेशी वस्तुओं की कमी हो गई थी, रिक्वायरमेंट थी, तो वहाँ पे मुद्रा का अवमूल्यन करके वस्तुओं को बेचा गया और उसका अर्जन किया गया। तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन 1991 और 92 के बजट में दिखाई देता है। दरअसल में ये 1991-92 के बजट में जो मुद्रा का अवमूल्यन है उसे कुछ अर्थशास्त्री मुद्रा का अवमूल्यन मानते हैं और कुछ लोग जो है उसे मुद्रा का अवमूल्यन नहीं मानते।
क्यों नहीं मानते हैं? दरअसल में 1991 में भारत सरकार ने एक नई आर्थिक नीति को लागू किया था और उस नई आर्थिक नीति के तहत भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को अपनाया गया था, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है, एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है। और जब ये एलपीजी मॉडल लागू हुआ भारत की इकोनॉमी में, तो वहाँ पर जो मुद्रा की मूल्य का निर्धारण जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता था, उससे उसके अधिकार में बहुत ज़्यादा कमी है। उसका परिणाम ये रहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए का मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। अब यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्री ये कहते हैं, भारत सरकार को ये मालूम था कि हम लोग एलपीजी मॉडल को लागू करेंगे तो हमारे रुपए का वैल्यू कम हो जाएगा, इसलिए जानबूझ करके किया गया, इसलिए इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाए। और वहीं पे कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि नहीं, भारत सरकार ने तो एलपीजी मॉडल को लागू किया था और इसकी वजह से उसका मुद्रा की डिमांड कम हो गई और उसका मूल्य कम हो गया, इसलिए इसे मुद्रा का ह्रास कहा जाए। उसमें अलग अलग तर्क हैं। अब आप लोग क्या करोगे? आप इसे ह्रास माने या अवमूल्यन माने? आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, आपको क्वेश्चन का आंसर सही से देना है। अगर ये पूछा जाए कि मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार किया गया, और ऑप्शन में वहां पे 3 हो ही नहीं, यहाँ पे दे दिया 1 बार, तो 2 बार लगाइए। वास्तव में कितनी बार किया गया? तो 2 बार किया गया। कितनी बार किया गया माना जाता है? तो 3 बार किया गया माना जाता है। तो दोस्तों, जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसको सही कर सकते हैं और यहाँ से अब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और आप इलाहाबाद कैंपस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना जो है लाइक कर दें और इसे अधिक से अधिक लोगों को प्रसारित करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे।